चलो जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। क्लास स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था और सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग क्या कर चुके थे? राउल्स लॉ। राउल्स लॉ के अंदर हम लोग ग्राफ जो है पढ़ चुके थे। सभी को क्लियर है? एक बार यस और नो का रिस्पॉन्स दे दो। राउल्स लॉ का ग्राफ हम लोग देख चुके थे। आपको मैं मार्क कर देता हूं, ये हमारी एक इक्वेशन थी। इस इक्वेशन पे हम लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट किया था। ठीक है, एक्चुअली हम लोगों ने ऊपर वाली इक्वेशन को कंसीडर किया था, इस इक्वेशन को। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं। पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, इस पे हम लोग काफी न्यूमेरिकल कर चुके थे बढ़िया बढ़िया से, तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का कर्व हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन बनी थी। सभी को क्लियर है? यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट्स मार्क करना चाहूं, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी अगर मैं पॉइंट्स मार्क करना चाहूं तो इस तरीके से कर सकता हूं। और आपसे कोई पूछे, एक पॉइंट और आप ध्यान रख सकते हो कि ये जो ए बी है आप लोगों का, ये ए बी प्लस ये जो आप लोगों का ए सी है, वो किसके बराबर हो जाएगा? एडी के बराबर हो जाएगा। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। राइट, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए डी। राइट, तो इसको आप लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं। एड ऑन पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया। यहाँ पे ये जो लाइन थी, दिस पर्टिकुलर लाइन, ये आप लोगों की राउल्स लॉ को फॉलो करती थी। और ये लाइन पे मैंने आपको बताया था कि पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी था। यस और नो? ये बात याद आ गई? ये लाइन राउल्स लॉ को फॉलो करती है। यस और नो? बोलो यार, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राउल्स लॉ क्या था? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन। राइट, तो जैसे जैसे आपका मोल फ्रैक्शन बी का बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी कहानी चलती जाएगी। ठीक है ना? यस और नो ये बता दो एक बार यार। यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से कुछ थी कहानी हमारी। राइट, और ये ए वाली लाइन, ये लाइन भी हमारी राउल्स लॉ को फॉलो करती है। ये पर्टिकुलर लाइन भी हमारी राउल्स लॉ को फॉलो करती है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पे 1 है, इसीलिए ये पी नॉट ए है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ए का कम होता जाएगा इस तरफ को, वैसे वैसे ये लाइन भी नीचे की तरफ जाती जाएगी। ठीक है, तो किसी भी तरीके से, काफी सारे तरीकों से हम इसको सोच सकते थे। मैं बहुत ही सही से आपको ये कहानियां पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना? अब यहाँ पे ये जो लाइन थी, ये लाइन, ये हमारी टोटल प्रेशर वाली लाइन थी। मैं आपको इतना सब दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब क्वेश्चंस बनेंगे इस पे तो आपको बताना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट वाले स्टेटमेंट को आपको टिक करना होता है। तो इसीलिए आपको एक एक बात बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। सबसे बेसिक ग्राफ था। क्या आप सभी को ये बेसिक ग्राफ पता लग गया? ठीक है, यस और नो ये बताओ पहले। यस सर। ठीक है, इस बेसिक ग्राफ पे जो क्वेश्चन पुटअप होगा मैं आपको आज नहीं तो कल एक बार बता ही दूंगा। इस तरीके से बन सकते हैं, तब हम ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस एक बार दोबारा से कर लेंगे। सही है, चलिए अब बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट कहानी की तरफ। और नेक्स्ट जो कहानी थी हमारी, वो हम लोगों को एक ग्राफ यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये जो ग्राफ है बेसिकली, ये मेरा लिक्विड कॉम्पोजिशन और वेपर कॉम्पोजिशन का ग्राफ है। तो मैं एक बार हेडिंग डाल देता हूँ, फेज डायग्राम है ये। इसको ध्यान से समझना है बहुत, और सिर्फ समझना ही है। ठीक है, ये एक फेज डायग्राम है ऑफ टू कंपोनेंट। फेज डायग्राम है बेटा एक टू कंपोनेंट आइडियल सॉल्यूशंस का। टू कंपोनेंट आइडियल सॉल्यूशन का फेज डायग्राम है। ठीक है,
अभी आपके सामने आइडियल सॉल्यूशन यहाँ पे आ गए, दो सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं, दो सॉल्यूशन which follow Raoult's law under all conditions of temperature and pressure is known as आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जो मेरे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे, या फिर इस तरीके से पूरा कर दूं मैं इसको, ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ बेसिकली इन शॉर्ट वो वाले हो गए जो आप लोगों के सॉरी, आइडियल सॉल्यूशन आपके वो सॉल्यूशन हो गए जो आपका राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है बेटा जी, आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है ना, वो सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन, वो हमारे हो जाएंगे आइडियल सॉल्यूशन। अब आपको फेज डायग्राम दिख रहा है, इस फेज डायग्राम के अंदर आप लोगों को इस एक्सिस पे प्रेशर दिख रहा है और यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिख रहा है। यस और नो, पहले बता दो। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1 है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 0 है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आप लोग का 0 है। इस तरीके की कहानी आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो कि नहीं देख चुके हो, पहले बता दो। थोड़ी सी डिफरेंट है ये, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अब प्रेशर ले लिया है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ले लिया है, और बीच वाली लाइनें जो हैं वो गायब हैं। लिक्विड कॉम्पोजिशन की ये लाइन पहले आप देख चुके हो ऑलरेडी पिछले ग्राफ में। ये लाइन बिल्कुल सेम है इस लाइन की तरह। यस और नो, पहले बताओ। यस। और मैंने आपको बताया था ये मोल फ्रैक्शन जो होती है वो कौन से फेज वाली होती है, ये कौन सी कॉम्पोजिशन होती है? लिक्विड कॉम्पोजिशन होती है, सभी को याद होगा अभी तक, राइट। अब मैं बात कर रहा हूं वेपर कॉम्पोजिशन की। कौन सी कॉम्पोजिशन की? वेपर कॉम्पोजिशन की। वेपर कॉम्पोजिशन हमने डिनोट किया था YA से, अगर आपको याद हो तो। वेपर कंपोजिशन का जो कर्व है वो कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कर्व वेपर कंपोजिशन का क्यों बनेगा? सर आपने y इज इक्वल टू mx प्लस c तो बताया था, वो आपने कौन से कर्व के लिए बताया था? लिक्विड कर्व के लिए। फिर वेपर कर्व के लिए आप कुछ बताना चाह रहे हो क्या? देखो ऐसा है कि घुमा फिराऊंगा, अगर मैं इक्वेशंस को घुमाऊंगा और फिराऊंगा, ठीक है, तो मेरे पास एक रिलेशनशिप बनेगा PT इज इक्वल टू P नॉट ए। ये आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको इसको रटने की। जस्ट मैं आपको ये कह रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन, सिर्फ देखना है आप लोगों ने, रटना कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन मैं अगर PT और किसका ग्राफ प्लॉट करूंगा? कंपोजिशन इन वेपर फेज का, तो ग्राफ मेरा थोड़ा इस तरीके से जाएगा। ये जो ग्रीन लाइन आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है, यस और नो पहले बता दो यार। बातें समझ में आ रही है क्या चल रहा है यहाँ पे? लिक्विड फ्रैक्शन वाली आप लोग मोल फ्रैक्शन वाली, मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड फेज में होती है वो आप ये लाइन देख चुके हो। मैंने आपको ये बताया, थोड़ा सा एक रीजन दिया है कि आपको ये वेपर कंपोजिशन का जो ग्राफ दिख रहा है, ये कर्व क्यों दिख रहा है? ये कर्व इसलिए दिख रहा है क्योंकि अगर मैं इनका रिलेशन ड्रॉ करता हूं तो ये कुछ इस तरीके का निकलता है। बेटा यस और नो, बातें समझ में आ रही हैं? बहुत धीरे एक एक बात समझाने की कोशिश करूंगा। पहले ये बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो यार। यस सर, हो रहा है। यस सर। अब ये ग्राफ क्या है? सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि ये ग्राफ है किसका? ये ग्राफ है प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम है। ये देख के आपको बस पहचानना है। आपको ये ग्राफ पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ग्राफ दिया हुआ आएगा, आपको कुछ बातें वहां से
बतानी पड़ेंगी, मतलब कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है कौन सी इनकरेक्ट, इसी टाइप का क्वेश्चन इस पे बनता है। ठीक है, आपको कभी बनाने को नहीं आएगा, आपको कभी स्कूल में नहीं आएगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली कंपटीशन बेसिस पर ये टॉपिक हमारे काम का है। ठीक है, तो ये ग्राफ है आप लोगों का प्रेशर कॉम्पोजिशन डायग्राम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बेटा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बात आप लोग याद रखना। मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट माना हूं तभी मैं प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर पा रहा हूं। ठीक है, अगर मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो टेम्परेचर चेंज करने से फिर यहाँ पे कहानी चेंज हो जाएगी, फिर ये वाली बातें सही नहीं होंगी। ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बड़ा ध्यान रखने का पॉइंट है। अब इधर आपको क्या दिख रहा है, आपको दो लाइनें ऑलरेडी समझ में आ चुकी हैं कि ये कहां से आई थी और ये कहां से आई थी। ये लाइनें आपको समझ में अगर आ गई हैं, इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये बबल पॉइंट एक दिया हुआ है, एक पॉइंट, इसको बबल पॉइंट क्यों बोला है। ठीक है, अब आपको याद है जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी अचीव हो जाएगा। आपको ये कुछ ऐसा कुछ याद आ रहा है, जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है, जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है तो लिक्विड कंपोजिशन पे जो पहला पॉइंट क्रॉस होगा, जैसे जैसे आप प्रेशर को कम करोगे, जैसे जैसे आप प्रेशर को कम करोगे तो जो पहला पॉइंट क्रॉस होगा लिक्विड कंपोजिशन का, वो आपका बबल पॉइंट कहलाएगा। और बोलो यार यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, जैसे जैसे आप प्रेशर को कम करोगे, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पहला पॉइंट जो क्रॉस करेगा वो आपका बबल पॉइंट कहलाएगा। बबल पॉइंट का मतलब है कि आपका लिक्विड कंपोजिशन अचीव हो चुका है। फिर आप जब थोड़ा सा प्रेशर और कम करोगे, यानी कि थोड़ा सा और नीचे जाओगे, तो ये जो एरिया पूरा आपको दिख रहा है, ये एरिया को एग्जिस्टिंग एरिया है। मतलब इस एरिया में लिक्विड कंपोजिशन और वेपर कंपोजिशन दोनों रहेंगे बेटा, लिक्विड कंपोजिशन और वेपर कंपोजिशन दोनों रहेंगे। आप समझ रहे हो, देखो प्रेशर जब ज्यादा था, प्रेशर जब ज्यादा था तो सबका सब लिक्विड ही था, यानी कि ऊपर आपका लिक्विड वाला एरिया है। प्रेशर अगर ज्यादा था, एक्सटर्नल प्रेशर, आपको मैंने किस तरीके से समझाया था, आप ये देखो ना, ये हम लोगों ने वेपर्स बनाए थे। मैंने बोला था कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम हो जाए तो वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर होते ही वो बॉइलिंग पॉइंट आ जाता था कि नहीं। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो लिक्विड फेज ही रहेगा, समझ रहे हो ना। गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो गैस में कन्वर्ट जल्दी से नहीं हो पाएंगे। फिर जैसे ही हमने प्रेशर कम किया, थोड़ा सा मैं एकदम वर्ज पे आ गया। वर्ज पे किसके आ गया, लिक्विड कंपोजिशन और गैस कंपोजिशन के वर्ज पे आ गया। यहाँ पे लिक्विड और गैस जो है वो थोड़ा सा इक्विलिब्रियम में आने स्टार्ट हो गए होंगे, उसको बबल पॉइंट बोला। थोड़ा सा कम और किया तो लिक्विड की बजाय गैसेस बन गई, गैसेस बन गई तो यहाँ पे जो है वो गैस फेज और लिक्विड फेज दोनों ही हैं, गैस एंड लिक्विड। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे गया, प्रेशर और ज्यादा कम कर दिया, तो अब जो आपका लिक्विड था वो लिक्विड की आखिरी ड्रॉप इस ड्यू पॉइंट पे गैस बन जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। लिक्विड की आखिरी ड्रॉप ड्यू पॉइंट पे क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी। जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये सारी आपको एब्जॉर्ब करनी है, और मैं ये आपको लिख लिख कर एक एक बात बताऊंगा। बस आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक बार दोबारा से सारी की सारी बातों को डिस्कस करेंगे। अब मैं लिख रहा हूं और आप लोग सुनते रहना, ठीक है ना। देखो आपको मैंने ये बोला कि ये कर्व तो आपको पता लग गया किस किस का है, तो ये पॉइंट एक पॉइंट हो गया कि ये डायग्राम किसका है। ये है प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम, किस पे है ये, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। ऊपर वाली लाइन लिक्विड कंपोजिशन है और नीचे वाली लाइन वेपर कंपोजिशन है। बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बता दो। Yes, sir. Yes, sir. तो इस पॉइंट को मैं इस तरीके से लिख देता हूं कि द लोअर कर्व, जो लोअर कर्व है
टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा लिखने में, बट इट इज ओके। एक एक बात हमें याद हो जानी चाहिए। लोअर कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स द टोटल प्रेशर as a function of मोल फ्रैक्शन, लिख देते हैं सीधा, as a function of mole fraction in vapor phase। at equilibrium with liquid phase, full stop। The curve is known as वेपर कर्व, VAPO, वेपरस कर्व कर देते हैं, वेपरस कर्व। ठीक है, देखो ये बात समझ में आ रही है आपको? लोअर कर्व की बात हो रही है। हाँ भाई दोस्तों, किसकी बात हो रही है? लोअर कर्व की। लोअर कर्व क्या रिप्रेजेंट करता था? टोटल प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज एट इक्विलिब्रियम विद लिक्विड फेज। ठीक है ना? ये जो लाइन है ये मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज से आई है, यानी कि YA और टोटल प्रेशर के रिलेशन से आई है। इस पे कोई भी पॉइंट आपको क्या बताएगा? इस पे कोई भी पॉइंट है तो ये टोटल प्रेशर वाला ही, अरे है तो ये टोटल प्रेशर की लाइन ही। ठीक है ना? टोटल प्रेशर बताएगा आपको। और ये जो है वो किसके साथ इक्विलिब्रियम में है? ये आपका लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विड भी है और गैस भी है। ठीक है ना? इस पॉइंट में तो लिक्विड और गैस है, उसके आगे तो लिक्विड ही है खाली, ऊपर जाओगे तो। बेटा ये क्लियर हो गया? यस और नो एक बात बता दो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब अपर कर्व की बात कर लेते हैं। द अपर कर्व represents the total pressure as a function of mole fraction in liquid phase। ठीक है, और इसको क्या नाम दे देते हैं? लिक्विडस लाइन या लिक्विडस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन थी ना तो लिक्विडस लाइन दे दिया। ठीक है, वहां पे कर्व था तो कर्व दे दिया, वेपरस कर्व, और कुछ नहीं है। अब ये पॉइंट जो मैं आपको बता चुका हूं, द एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स इज वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम रीजन। ठीक है बेटा जी, द एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स इज वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम रीजन बेटा। ठीक है ना? यहाँ पे दोनों फेज एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, यस और नो। ये एरिया जो दोनों लाइनों के बीच में है, यहाँ पे दोनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके है बेटा जी? अब प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ से ये प्रेशर जब हम कम करेंगे, मैं सिर्फ इसी के अंदर लिख रहा हूं और किसी ग्राफ में कुछ बातें बताऊंगा नहीं आपको लिख लिख कर। ठीक है ना? अब देखिए, एज वी ग्रेजुअली डिक्रीजेस the pressure, at the point A में मार्क कर दूंगा अभी, the liquid begins to boil, the liquid begins to boil and first bubble is formed in the bulk of liquid।
ठीक है, दिस पॉइंट इज नोन एज बबल पॉइंट। बेटा ये आपको धीरे धीरे जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है बातें, यस और नो? जैसे जैसे Yes. हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, Yes, sir. लिक्विड बिगिंस टू बॉयल, लिक्विड बॉयल करने लगेगा और आपका फर्स्ट बबल अपीयर होगा उस पॉइंट पे जिसको मैंने मार्क किया था बबल पॉइंट। यहाँ पे ये पॉइंट ए से डिनोट किया हुआ बबल पॉइंट। ठीक है, यस और नो बोलो यार। Yes, sir. ठीक है, देन एक पॉइंट बना लेते हैं एक और। सर एक बार पीछे वाला पेज फिर से दिखा दो। बेटा ये ना बाद में नोट कर लेना, ठीक है, ये मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। चलो जी ठीक है, ये पॉइंट्स आपको बस समझने हैं, नोट कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो बाद में नोट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एज वी फर्दर लोअर द प्रेशर, जैसे और प्रेशर कम करेंगे हम किस में एंटर करेंगे, वी एंटर द वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम रीजन। ठीक है बेटा जी, इसमें एक टाई लाइन है, यहाँ पे देखो एक ग्राफ में एक लाइन है, इसको टाई लाइन बोलते हैं। अगर मुझे कभी भी कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करनी है, चाहे लिक्विड फेज में फाइंड आउट करनी है चाहे वेपर फेज में फाइंड आउट करनी है, और वो इस रीजन के बीच में अगर फाइंड आउट करनी है तो एक टाई लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिक्विड वाला कॉम्पोजिशन फाइंड आउट कर पाओगे आप लोग, और यहाँ पे आप लोग वेपर वाला फाइंड आउट कर पाओगे। अगर आपको इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट प्रेशर पर, वो प्रेशर जो इसके बीच में अगर आ रहा है, इंटरमीडिएट प्रेशर पर अगर कोई कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करनी है तो आपको एक टाई लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, और उस पे लिक्विड का भी कॉम्पोजिशन आता है और वेपर का भी कॉम्पोजिशन आता है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, बस मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, इस पॉइंट को भी लिख देते हैं। इफ वी वांट, आपको सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना है, मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि जब आप नोट्स बनाओ इनको अच्छे से पढ़ो, इनको अच्छे से पढ़ने पर आपको सब कुछ एकदम आसानी से सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, इफ वी वांट टू फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, टाई लाइन। ठीक है, तो टाई लाइन से आप दोनों टाइप की कॉम्पोजिशन को फाइंड आउट कर सकते हो। लिक्विडस लाइन लिक्विड वाला कॉम्पोजिशन दे देगी, और वेपरस कर्व वाली लाइन वेपर वाला कॉम्पोजिशन दे देगी। दोनों तरह की कॉम्पोजिशन आपको टाई लाइन दे देगी। ठीक है, अब एज वी फर्दर डिक्रीजेस द प्रेशर, पूरी कहानी बता दिया आपको। एज वी फर्दर डिक्रीजेस द प्रेशर, the vertical line intersects with vaporous curve।
and this point is known as dew point. ठीक है बेटा, वर्ड आपको ध्यान रखना है, ड्यू पॉइंट क्या होता है। ठीक है, एट ड्यू पॉइंट the last drop of liquid gets boiled. ठीक है ना, लिक्विड सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा एट ड्यू पॉइंट। क्या आपको सारी बातें समझ में आ गई? अब आप ये देख लो कि अगर आपको इसमें दिया हुआ कोई भी बात अगर ग्राफ में दी हुई नहीं पता है और कहाँ से क्या चीज हो रही है, हम इस ग्राफ में कर क्या रहे हैं, हम प्रेशर को कम करते जा रहे हैं और प्रेशर को कम करते करते वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये नीचे जाते जाते क्या क्या चीज को कट कर रही है, जिस जिस पॉइंट को ये कट कर रही है उस पॉइंट का अपना नाम है, और नीचे आपका वेपर ही है, ऊपर आपका लिक्विड रहेगा। ठीक है, बीच में आपके दोनों रहेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, येस और नो? इतनी मेहनत लगा के हमने ये पूरी Yes, कहानी sir. को लिखा है। अगर देखो, एक बार में आने वाला टॉपिक नहीं है, इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा थोड़ा सा, अल्टीमेटली आप सीख जाओगे। फिर जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको लगेगा अच्छा इतना सब इसलिए बता रहे थे कि हम आसानी से समझ पाए, राइट। चलिए, तो ये ग्राफ मेरी तरफ से क्लियर हो गया। ये हम पढ़ क्या रहे थे, हम फेज डायग्राम पढ़ रहे थे टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए, और फेज डायग्राम के अंदर हमने पहला फेज डायग्राम किसका करा है, प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम किया है। प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमने किया है। दो लाइनें इस तरीके से आई हैं, ऊपर वाली लिक्विड वाली लाइन है, नीचे वाली वेपर वाली लाइन है। वेपर वाला कर्व है, लिक्विड वाली सीधी है। मोटी मोटी बातें यही है, बस सारी कहानी लिख दी है हम लोगों ने। ठीक है, देन हम लोगों को एक और फेज डायग्राम करना है, वो करना है टेम्परेचर। अब मैं बस लिखूंगा नहीं, सिर्फ वो डायग्राम छोटा सा आपको बना दूंगा। टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम। अगर मैं टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम बना रहा हूं तो ये एट कांस्टेंट प्रेशर मुझे लेना पड़ेगा बेटा। ये भी बिल्कुल वैसा ही दिखेगा आपको, ये मैं बना के दिखा देता हूं आपको फटाफट से। देखिए, मोल फ्रैक्शन ली थी, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर लेंगे, यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन लेंगे। मोल फ्रैक्शन ए का यहाँ 0 ले लेते हैं और ए का यहाँ पे 1 ले लेते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है तो केवल यहाँ पे बी प्रेजेंट है, और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बी का कौन सा पॉइंट होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी, वो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे टी नॉट बी कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ वाला बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट ए कहलाएगा। आप मुझे ये बताओ, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, ए कंपोनेंट का ज्यादा है या बी कंपोनेंट का ज्यादा है? बताओ चलो, आपको क्या लग रहा है ग्राफ देख के? Sir, ए का ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है बेटा, ए का ज्यादा है, राइट। यस सर। सभी को दिख रहा है क्लियरली बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है बेटा, yes, sir. ए का ज्यादा है। इसका मतलब इंटरेक्शंस किस में स्ट्रांग होंगी, ए वाले कंपोनेंट की आपस में इंटरेक्शन और स्ट्रांग होगी। देखो, ए और ए के बीच में इंटरेक्शंस हैं और बी के बीच में कुछ इंटरेक्शंस हैं जिससे बी और बी आपस में जुड़े हुए हैं। किसकी इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होंगी, ए की। ए की, तभी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, राइट। तो यहां से ये कंक्लूजन ड्रॉ होता है। इस सब कंक्लूजन जो है वो हम धीरे धीरे लिख लेंगे कि ये मैंने लेट कर लिया कि ए की इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग थी एज कंपेयर टू बी, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आया और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम आया। ठीक है, टेम्परेचर के जो कर्व बनेंगे वो आपके कुछ इस तरीके से बनेंगे, कर्व ही बनेंगे, प्रॉपर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, कर्व ही बनेंगे बेटा दोनों। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास लिक्विड है, लिक्विड है तो लिक्विडस कर्व नीचे आएगा इसमें, और इसमें वेपरस कर्व ऊपर आएगा।
और इन दोनों के बीच में दोनों फेज एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड वेपर। आप खुद सोचो ना, हमारे पास एक सॉल्यूशन था, ऑब्वियसली जब वो बॉयल होगा तो वो ज्यादा टेम्परेचर पे होगा, और बॉयल होने के बाद उसमें वेपर्स आएंगे, राइट। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे ऊपर वेपरस कर्व आ गया और नीचे जो है वो लिक्विडस कर्व आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? एम आई एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड Yes, कि sir. यहाँ पे वेपरस कर्व ऊपर क्यों है और लिक्विडस कर्व नीचे क्यों है? क्योंकि ये टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम है। प्रेशर वाले केस में आप ध्यान से देखिए, वेपरस कर्व नीचे था और लिक्विड वाला ऊपर था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि टेम्परेचर वाले ग्राफ के अंदर वेपरस वाला ऊपर आ जाएगा और लिक्विडस वाला नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों के दोनों कर्व रहेंगे, राइट। यहाँ पे दोनों के दोनों कर्व रहेंगे, यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी। बस इतनी सी बात आप लोग ध्यान रख लेना। इसमें भी बबल पॉइंट होगा, इसमें भी ड्यू पॉइंट होगा। बस अब बात यह है कि अगर मैं यूं नीचे जाऊंगा तो ये पॉइंट ड्यू पॉइंट हो जाएगा और ये पॉइंट आपका बबल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस मैंने आपको समझा दिया जितना आपको रिक्वायर्ड था, राइट। और कुछ नहीं करना हम लोगों ने। बस आप इस फोटो को याद रखना, ये एट कांस्टेंट प्रेशर पर है। अगर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर चेंज किया तो ये कॉम्पोजिशन का ग्राफ ऐसा नहीं होगा, ये भी कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ऑन चेंजिंग एक्सटर्नल प्रेशर कॉम्पोजिशन चेंजेस। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर के चेंज करने से कंपोजिशन चेंज, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर की ही बात हो रही है। ठीक है, बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये दो ग्राफ मैंने आपको समझाए, एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। आज की क्लास में हमने स्टार्ट किया था राउल्ट्स लॉ से, काफी देर लगाई है हम लोगों ने, पर एक एक बात हमें समझ में आई है। राउल्ट्स लॉ को तो मैं पिछली क्लास में अच्छे से समझा चुका था। ठीक है, देन आइडियल सॉल्यूशन की ही बात चल रही है अभी। सारी की सारी बातें अभी हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही हो रही हैं। ठीक है ना, आइडियल सॉल्यूशन वो है जिसमें राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल है। इन शॉर्ट आपको यही पता करना है। देन दो तरह के फेज डायग्राम देखे, ठीक है ना, प्रेशर कंपोजिशन वाला एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देन हम लोगों ने टेम्परेचर कंपोजिशन एट कांस्टेंट प्रेशर देख लिया, कैसी कैसी फोटो इनकी होती है। ठीक है, देन मेरे पास आता है एक टॉपिक, कहाँ गया वो, एक सेकंड देना। ठीक है बेटा, ये मैं यहीं से उठा लेता हूँ, हमारे नोट्स में मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा, ये वहीं से उठाया हुआ है। ठीक है, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन आप सभी लोग जानते हैं क्या होती है, बताइए। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें मैं दो सॉल्यूशंस में से, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मैं ए और बी का मिक्सचर बनाया हूँ। ठीक है, अब मुझे ए को अलग करना है, बी से ए को अलग करना है, और इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट है। ए और बी दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, तो डिफरेंट क्या होंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट होंगे? यस और नो यार, बोलो यार। Yes, sir. फॉर सपोज ए मोर वोलेटाइल है, ए क्या है आप लोगों का? मोर वोलेटाइल, मतलब इसके वेपर्स जो हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ए का, इसके वेपर जल्दी बन जाते हैं। और मैं नीचे से अगर गर्म करूं तो ए के वेपर्स बनेंगे, यस और नो। फिर मैं इसे अलग कर लूंगा। आपको याद है ना वो डायग्राम सा जिसमें वाटर का इनलेट होता है कोल्ड और वाटर का आउटलेट होता है। ठीक है, कोल्ड वाटर एक साइड से आता है फिर जाता है, और यहाँ पे जो है वो हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, इन शॉर्ट समझा रहा हूं मैं आप लोगों को कि अगर ए मोर वॉलेटाइल है तो ए के वेपर जल्दी बन जाएंगे। ए के वेपर बन गए, मैंने इसको अलग कर लिया, अलग करके कंडेंस कर लिया। कंडेंस कर लिया मतलब थोड़ा ठंडा ठंडा कर दिया, ठंडा कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास ए कलेक्ट हो जाएगा। इसको डिस्टिलेशन कहते हैं।
इस प्रोसेस को बार 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 करेंगे तो मेरे पास प्योर बी आ जाएगा। ठीक है, काफी बार करना पड़ेगा बेसिकली, ऐसा नहीं कि एक ही बार में कर दिया। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक ही बार करता हूं तो डिस्टिलेशन होती है, और अगर इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करता हूं तो उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, पहले बताओ। यस सर। ठीक है ना, इस टेक्निक को डिस्टिलेशन कहते हैं। इस टेक्निक से हम लोग जो है वो बॉयल करके एक मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स में, जिससे मिलकर के वो बना था, इसको डिस्टिलेशन कहते हैं। बार बार इस प्रोसेस को करेंगे, हीट करके वेपर अलग करके कंडेंस करेंगे तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहेंगे। इसमें ना आपको बस मैं इसलिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि आपको दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। मैं एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ता हूँ और क्या बात ध्यान रखनी है मार्क कर दूंगा। In a simple distillation, the vapor over a boiling mixture is withdrawn and condensed in a separate container. The liquid collected in the new container is called condensate. ठीक है, the liquid collected in the new container is called condensate और distillate। ये words आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि जब आपको थ्योरी, जब आपको आएगा ना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपको ये वर्ड पहले पता होने चाहिए कि ये जो आपने नया कलेक्शन बिठाया है यहाँ पे, ये जो आपने नया कलेक्शन बिठाया बेटा यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टिलेट। डिस्टिलेट भी बोल सकते हैं या कंडेंसेट भी बोल सकते हैं, ये लो। ठीक है, एंड द लिक्विड रिमेनिंग इन द ओरिजिनल कंटेनर इज कॉल्ड रेजिड्यू। जो बच गया वो वैसे भी रेजिड्यू कहलाता है, तो जो बच जाएगा यहाँ पे उसको क्या बोलोगे बेटा, रेजिड्यू बोलोगे। ये बात समझ में आ गई, बोलो यार, 2 पॉइंट समझ में आ गए यहाँ पे। कंडेंसेट डिस्टिलेट एक ही बात है, रेजिड्यू जो बच गया वो रेजिड्यू। द कंडेंसेट हैज हायर मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट। कंडेंसेट जो है, जो आपने नए कंटेनर में निकाला है, वो ज्यादा वॉलेटाइल वाला है, और वही लिखा हुआ है बस इसके अंदर। और जो रेजिड्यू है वो थोड़ा सा जो है वो लेस वॉलेटाइल वाला है। ये तो ऑब्वियस सी बात हो गई ना, तभी तो वो अलग हुआ है। ठीक है, this is the principle of distillation and is used to separate more volatile liquid from less volatile liquid. In fractional distillation, the boiling and condensate cycle is repeated successfully to get distillate, which gets richer in more volatile component after each cycle. राइट, तो यार ये फंडा है। मैं बस आपको इतना सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंडेंसेट यूज हुआ हुआ है क्वेश्चंस में, डिस्टिलेट यूज हुआ हुआ है और रेजिड्यू। बस ये समझाने के लिए पूरे प्रोसेस को 2-3 बार समझाया। आगे बढ़ते हैं। अब हम आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर चुके हैं, सारी की सारी कहानी आपने आइडियल सॉल्यूशंस के लिए देखी है। अब थोड़ा सा मैं आइडियल सॉल्यूशन को कंक्लूड कर देता हूं एक बार। आइडियल सॉल्यूशंस क्या भला होती है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन बोलना एक बार, दो सॉल्यूशन विच ओबेज, दोबारा लिख देते हैं, दो सॉल्यूशंस which obeys Raoult's law. right, which obeys Raoult's law over entire range of concentration. over entire range of concentration. right, concentration। ठीक है, अभी ना मतलब सा समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और मतलब समझ लेते हैं अभी इसको। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस का मतलब क्या है। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप लोगों ने ए और ए एक कंपोनेंट था जिसमें बहुत सारे ए होंगे जिसकी आपस में इंटरेक्शन होंगी, और बी एक कंपोनेंट है जिसमें बी की काफी सारी आपस में इंटरेक्शंस होंगी। राइट, आपने इसको मिक्स किया और आपने क्या बना दिया, ए बी बना दिया। यस और नो, पहले बताओ यही हुआ है कि नहीं हुआ। एक कोई सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, दोनों को मिक्स किया और दोनों ने आपस में इंटरेक्शन बना ली, तभी तो वो सॉल्यूशन बना। यस और नो, बोलो यार। यस सर। ठीक है, अब देखो, फॉर सपोज इसको बोलते हैं सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, तो इसको क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। और इनको क्या बोल देंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। एक बात ध्यान रखिए, बॉन्ड को कभी तोड़ते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है,
आई रिपीट, बॉन्ड को कभी ब्रेक करते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है, और बॉन्ड जब बनते हैं, नए फॉर्म होते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है जी, यानी कि ए बी जब बना होगा तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, और ए और बी को जब तोड़ा होगा तो एनर्जी देनी पड़ी होगी। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको ए और बी को तोड़ने के लिए देनी है, उतनी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है जब ए बी बन रहा है, तो दिस कैंसलिंग आउट ईच अदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. देखो, द स्ट्रेंथ Yes, ऑफ, sir. तो ये अब अपना ना, ये जितना भी पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी यहाँ से आइडियल सॉल्यूशन से, ये हमारा सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने स्कूल में, आपके स्कूल में कंफर्म यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। इससे पहले का जो टॉपिक था, जितना भी हम लोगों ने स्टडी किया है वहां से वहां तक अभी तक, तो वो सारा का सारा थोड़ा कंपटीशन पर्सपेक्टिव से था। आइडियल सॉल्यूशन से जो भी बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, सीबीएसई के पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचना कि ये जो है वो लेस इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक चल रहा है स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। चलिए, द स्ट्रेंथ ऑफ, अगर मैं कहूं द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन AA and BB is same as that in AB, is same as that in AB, तो वो सॉल्यूशंस मेरे क्या कहलाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। क्या आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, ये मतलब आप इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने पे आ गए हो कि आइडियल में प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0। देखो, डेल्टा एच होता है इंथैल्पी का चेंज, और इंथैल्पी होती है कि कितनी एनर्जी जो है आपकी, हीट जो है वो आपकी रिलीज हुई है बॉन्ड फॉर्म होने पर, और कितनी एनर्जी देनी पड़ी है, हीट एब्जॉर्ब हुई है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है ना, तो जितनी ब्रेक करने के लिए चाहिए उतनी तो रिलीज ही हो गई, ये मैंने आपको समझा दिया। इसीलिए यहाँ पे देयर इज नो इंथैल्पी चेंज। ठीक है, देयर इज नो इंथैल्पी चेंज when components of ideal solutions are mixed। ठीक है भाई, इसको छोड़ दो, बाद में कर लूंगा, ये बाद में कर। ठीक है, there is no enthalpy change when components of ideal solutions are mixed। ठीक है बेटा जी, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो गया आप लोग का? 0 हो गया। डन बेटा जी, गॉट इट? Yes, sir. ये पॉइंट आपको याद रखने हैं जो प्रॉपर्टीज वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी के स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शंस बराबर है, सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की बिल्कुल बराबर है, सॉल्यूट सॉल्वेंट जैसी। दूसरा पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है, यहाँ पे कोई इंथैल्पी का चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0 रहेगा। कहने का मतलब, अगर 1 लीटर मैंने सॉल्यूट लिया और 1 लीटर ही मैंने सॉल्वेंट लिया, तो मेरे पास सॉल्यूशन का 2 लीटर रहेगा। यानी कि अगर मैं नए वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम और पुराने वालों को माइनस करूंगा तो वो भी क्या आएगा? 0 आएगा। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। मिक्स करने के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। ऐसी प्रॉपर्टी किसकी रहेगी? आपको पहचाननी है कि ये प्रॉपर्टी किसकी रहेगी, तो कहना आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग बेटा जी। ठीक है बेटा जी, समझ पा रहे हो एक एक पॉइंट को?
अब Yes, आपको sir. सर इतनी देर से आप बता रहे हो कि आइडियल सॉल्यूशन ये वो है, तो ऐसे कौन से सॉल्यूशंस को हम आइडियल बोले, क्या उसकी वो हमें पढ़ना है, एग्जांपल्स हमें करने हैं। यस, आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। अगर मैं एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को मिलाऊं तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। अगर मैं इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड को मिलाऊं तो ये भी एक आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। तीसरा, अगर मैं बेंजीन और टोलुइन को मिलाऊं तो ये भी एक आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। अगर मैं क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन को मिलाऊं तो ये भी आइडियल बनेगा। आपको सर ये आइडियल कैसे बनेगा बताना जरा एक बार। देखो यार, आपको थोड़ा सा इसको समझना है कि ये चीजें हैं क्या। जैसे हेक्सेन आपको पता है कार्बन की 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, हेप्टेन आपको पता है 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। तो दोनों का नेचर जो है हेक्सेन और हेप्टेन का बिल्कुल इक्वली है। कार्बन की जो चेन होती है वो थोड़ी नॉन पोलर के साइड पे होती है। यस और नो बोलो यार, यस और नो Yes, बोलो sir. बेटा जी। कार्बन की जो चेन होती है, कार्बन की जो चेन होती है वो किस साइड पे होती है बेटा, थोड़ी सी नॉन पोलर की साइड पे Non-polar. होती है। तो दोनों ही सिंपल कार्बन की चेन है, दोनों नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। तो इनमें जब नई इंटरेक्शन बनेगी हेक्सेन और हेप्टेन की, उसमें कुछ नया नहीं होगा, राइट, क्योंकि दोनों का नेचर सेम था पहले। हेक्सेन हेक्सेन इंटरेक्शन, हेप्टेन हेप्टेन इंटरेक्शन बिल्कुल इक्वल होगी हेक्सेन हेप्टेन में होने वाली नई इंटरेक्शंस के। इंटरेक्शन में कुछ फर्क ही नहीं आ रहा, तो कौन सा सॉल्यूशन है आइडियल। जैसे बेंजीन और टोलुइन है, अब बेंजीन ये है और टोलुइन ये है, दोनों ही कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, एक कार्बन का फर्क है मात्र, दोनों में इंटरेक्शन सेम थी। बेंजीन बेंजीन में होने वाली इंटरेक्शन और टोलुइन टोलुइन में होने वाली इंटरेक्शन, ये अगर नई इंटरेक्शन हुई बेंजीन टोलुइन की तो उसमें कुछ देखने को मिला ही नहीं, नई कोई इंटरेक्शन पैदा ही नहीं हुई, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएंगे। बेटा आर यू गेटिंग माय पॉइंट। देखो सब बिल्कुल सेम सेम चीजें मिक्स कर रहे हो लगभग। अरे बोलो यार यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ऐसा नहीं कि बस यही आ जाएंगे। कभी भी आपको लगे कि यार ये दोनों चीजें तो यार सेम नेचर की हैं, तो वो आप लोगों का आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। विवेक कुछ समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो ये बेटा आइडियल सॉल्यूशन हो गए, राइट। अब हम बढ़ने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पर। अब हम किस पे बढ़ने वाले बेटा जी, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पर। देखो क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, हो जाए, ठीक है, पर कोई दिक्कत मत लेना, राइट, और इसको आराम से पूरा भी कर लेना। काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक चल रहा है, तो इसको लाइटली मत लेना। ये मैं टॉपिक खत्म करके ही उठूंगा अभी। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, देखो आइडियल वाले क्या थे, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते थे, ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। दो सॉल्यूशन विच do not obey Raoult's law over entire range of concentration are called non-ideal solutions। बेटा जी, क्या आपको ये फंडा समझ में आ गया? Yes, sir. Sir. अब इसमें और उसमें अंतर क्या होगा? सबसे पहले तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में दो टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है ना। दो टाइप के नॉन आइडियल, अच्छा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में जो इंटरेक्शन वाला पॉइंट था वो वैलिड नहीं होगा। सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, ठीक है ना। ए एंड बी स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डिफरेंट फ्रॉम ए बी। बस ये शॉर्ट में लिख दिया।
डेल्टा एच यानी कि इंथैल्पी मिक्सिंग पहले 0 थी, नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा वी मिक्सिंग पहले 0 थी, मिक्स होने पर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा था, अब वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। ये सब कैसे होगा इसको देखते हैं, ठीक है। और ये दो टाइप्स के होंगे, राइट, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। पहला है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राइट। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में ये ग्राफ जो है वो मेरे को यहाँ पे चाहिए था, 1 मिनट देना, बस ग्राफ को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन का कर्व उठा लेते हैं बस। एक काम करते हैं, पूरा ही उठा लेते हैं, ये लो। लो बेटा जी, इसके पॉइंट्स ना यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा प्लीज। हाँ ये लो, देखो भाई, हेडिंग में बना देता हूं आप लोगों का, पॉजिटिव डेविएशन। समझने की बात है बेटा इसमें, बहुत भयंकर, ठीक है ना। फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ये क्या हेडिंग बनाई है आपने, ये समझा दो। आपको याद है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते थे वो आइडियल थे, और यहाँ पे जो कर्व प्लॉट, यहाँ पे जो ग्राफ बना रहे हैं वो हम प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का बना रहे हैं, जो हमने फर्स्ट यहाँ पे आपको दिखाया था, ये वाला जो हमने लास्ट क्लास में किया था, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही है बेटा, क्योंकि इसमें सारी चीजें राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रही थी कि नहीं कर रही थी। मैंने आपको बोला था ना कि ये पी भी है, पी नॉट भी, एक्स भी है। अभी स्टार्टिंग में आज की बात है, अभी ये भी मैं आपको बता के हटा था। तो ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे थे, इसलिए ये जो ग्राफ आपका है आप कह सकते हो कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। किसके लिए था बेटा जी? आइडियल सॉल्यूशन के लिए था, क्योंकि ये किसको फॉलो करता था? ये फॉलो करता था राउल्ट्स लॉ को बेटा जी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे राउल्ट्स लॉ से डेविएशन चाहिए, मतलब ऐसा क्या हो गया कि राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करा, वहां पे क्या चेंजेस आएंगे। आप देखिए, ये आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन बिल्कुल राउल्ट लॉ का ग्राफ ही है बेटा। अगर राउल्ट लॉ को फॉलो करता तो ये डॉटेड लाइंस आते। तो यस और नो यार, देखो ना, सिर्फ डॉट वाली लाइनों को देखो, ये देखो डार्क कर देता हूं एक बार, ये डॉटेड लाइंस है, ये डॉटेड लाइंस है। अगर राउल्ट लॉ को फॉलो करता तो डॉटेड आते, पर अब डॉटेड नहीं है। अब जेन्युइन ग्राफ जो प्लॉट होगा वो ये होगा। पहले टोटल प्रेशर कम था या ज्यादा था, ये बताओ। आइडियल के कंपैरिजन में अब ये आइडियल वाला था पीटी, ये लाइन रेड कर देते हैं इसको। अब ऊपर वाली ग्रीन वाली है, बताओ टोटल प्रेशर पहले से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है सर। आइडियल के कंपैरिजन में अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात करता हूं तो टोटल प्रेशर ज्यादा आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक ही बार में आपको बात समझ में आ जाएगी, अगर आपने इंटरेक्शन वाला पॉइंट समझा था तो। अगर मैं आपको कहूं कि ए और बीबी में होने वाली इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्ग हैं बेटा, किसके कंपैरिजन में? नई इंटरेक्शंस वीक हैं, तो बताओ दोस्तों, वीक इंटरेक्शंस का ब्रेकडाउन इजीली हो जाएगा। कौन से बॉन्ड को तोड़ना इजी है, जहां पे वीक इंटरेक्शंस हैं या जहां पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हैं? वीक सर। जहां पे वीक इंटरेक्शंस हैं वो जल्दी टूट जाएगा, और अगर वो जल्दी टूट गया तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। और यही बोला पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ के ग्राफ ने। उसने कहा अगर मैं एग्जांपल इस तरीके के ले लूं, जिन एग्जांपल्स में नई बनने वाली इंटरेक्शंस कमजोर हैं पहले होने वाली इंटरेक्शन से, तो ग्राफ राउल्ट्स लॉ से डेविएट होकर के कुछ इस तरीके का हो जाएगा। वो बोलो यार यस और नो यार। ये देखो पहला पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ
ए इंट्रैक्शन बी इंट्रैक्शन अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू स्ट्रेंथ ऑफ ए बी से, तो ये किसका प्लॉट होने वाला है? ये प्लॉट होने वाला है पॉजिटिव डेविएशन का, जिसमें प्रेशर आइडियल के कंपैरिजन में टोटल ज्यादा आएगा। यस और नो बताओ भाई। इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0 होगा और डेल्टा वी मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा और चेंज इन वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। पॉजिटिव डेविएशन में क्या क्या 3 पॉइंट्स हैं? स्ट्रेंथ वाला पॉइंट है, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 रहेगा। क्या आप याद रख लोगे? यस यस सर। अब एग्जाम्पल एक ही समझा रहा हूं आपको, सिर्फ एक एग्जाम्पल। इसमें हम केवल और केवल बातों को समझ करके याद कर सकते हैं, मतलब समझ करके मतलब थोड़ा सा ही समझ पाएंगे, एकदम एक्यूरेटली नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इंटरेक्शंस काफी टाइप की होती हैं। इंटरेक्शन किसमें कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये तो उसका मैग्नीट्यूड बताता है, उसकी वैल्यू बताती है, राइट। और वैल्यू वाइज हम काम कर नहीं पाएंगे, तो एक मोटा मोटा आइडिया लेके समझ के याद करना है मेनली। ये मैंने आपको बता दिया। क्या एग्जांपल्स? वाटर एंड इथेनॉल। देखिए वाटर और वाटर में पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यस और नो। और एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब दो इथेनॉल की इंटरेक्शन आपस में किससे होगी बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होगी। यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है बेटा, यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। और अब जो नई इंटरेक्शन है वाटर और इथेनॉल में, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, पर मैं ये कह रहा हूं कि पहले जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड था वो कहीं ज्यादा था एज कंपेयर टू नई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर और इथेनॉल में हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो यार? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये जो है वो पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ देगा और इसमें ये 3 पॉइंट्स वैलिड होंगे जो प्रॉपर्टीज में आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको मैं एग्जाम्पल एक बार दिखा देता हूं। इन सभी एग्जाम्पल में नई इंटरेक्शन जो आपस में होंगी वो वीक होंगी। याद कैसे रखना है ये भी बता रहा हूं, आप टेंशन ना लें बिल्कुल। इसमें पहले पूरे एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल आपको मैंने और यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, इसके एग्जाम्पल है ना, मीथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को CHCl3 लिख दिया बेटा, बेंजीन प्लस मीथेनॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास है एसिटिक एसिड टोलुइन। मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्टकट बता दूंगा कैसे और याद रख सकते हैं हम इनको, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत बार नीट के पेपर में, मेंस के पेपर में डायरेक्टली पूछे गए हैं, एडवांस के पेपर में भी एग्जाम्पल दे करके बात करी हुई है। तो एग्जाम्पल याद होना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइक्लोहेक्सेन एग्जाम्पल मैंने आपको कितने लिखवा दिए? 8 लिखवा दिए बेटा। पहले 3 यहीं पे लिखे हुए हैं और उसके बाद 5 और लिख दिए मैंने, ठीक है। 5 सारे आपको याद होने चाहिए। इसमें याद कैसे करोगे? देखो एल्कोहल क्या होते हैं? जिसके पीछे ओल लगा होता है ना। देखो एल्कोहल, ये रहा एक एल्कोहल वाला। इथेनॉल भी एल्कोहल है, मीथेनॉल मीथेनॉल मीथेनॉल, और ये अगेन ये C2H5OH इथेनॉल है। एल्कोहल दिख गए आपको हर एक एग्जाम्पल में? केवल 2 एग्जाम्पल में अल्कोहल नहीं है, देखो एक इसमें नहीं है और एक इसमें नहीं है बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। देखो केवल 2 एग्जाम्पल में इसमें और इसमें अल्कोहल नहीं है। तो अल्कोहल वाले लगभग जो एग्जाम्पल्स हैं, ऑब्वियसली आप पूरा पढ़ना है, ऐसे मत करना कि मैं बिल्कुल आपको ऊपर ऊपर से, ताकि थोड़ी सी ज्यादा चीजें याद रख पाओ, बता रहा हूँ। तो ये वाले पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। इसमें से 2 एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म और वाटर, और एसिटिक एसिड और टोलुइन। एसिटिक एसिड प्लस टोलुइन,
ये 2 एग्जाम्पल आपको एड ऑन और याद रख लेने, किसमें? पॉजिटिव डेविएशन वाले में बेटा। ठीक है बेटा जी, बढ़ जाए आगे। यस और नो बेटा जी, बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. अभी बात Yes. करते हैं एक बार नेगेटिव डेविएशंस की। नेगेटिव डेविएशन की बात कर लेते हैं, और एक बार चेक कर लूं मैं। हाँ, ये पॉइंट्स मेरे पास नेगेटिव डेविएशन के दे रखे हैं। बस ये लास्ट टॉपिक समझा दे रहा हूं आपको। हेडिंग हो जाएगी इसकी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग, बेटा जी कौन सी डेविएशन? शोइंग नेगेटिव डेविएशन बेटा जी, ठीक है। शोइंग विच डेविएशन? नेगेटिव। अब आप इसमें बिल्कुल उल्टा कर दो। ए और बी में होने वाली इंटरेक्शन से अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बन गई, यहां पे स्ट्रॉन्गर हो गई, तो अब ये इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि इसके वेपर्स जो बनेंगे वो कम बनेंगे एज एक्सपेक्टेड। एज एक्सपेक्टेड मतलब जो आइडियल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, आइडियल के अकॉर्डिंग इसके वेपर्स कम बनेंगे और इसका टोटल प्रेशर कम आएगा, जो कि क्लियरली आपको यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा है। दिख रहा है? यस और नो? ये देखो बेटा, डॉटेड लाइन आइडियल वाली है, और ये जो नीचे वाली लाइन जा रही है ये आप लोगों की किसकी है बेटा जी? बोलो यार। नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन की है। मोक्ष समझ में आ रहा है? कुंजन, खुशी, बोलो बेटा जी। Yes, Yes, sir. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग विच डेविएशन बेटा? शोइंग नेगेटिव डेविएशन बेटा। नेगेटिव डेविएशन का अर्थ है कि जो नई इंटरेक्शंस हैं आपकी वो स्ट्रॉन्गर हैं एज कंपेयर टू ए और बी में होने वाली से। इसीलिए ग्राफ में जो कर्व आ रहे हैं वो नीचे की साइड पे आ रहे हैं। बिल्कुल जैसे पहले किया था वैसे 3 पॉइंट्स करने हैं। इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0, और एग्जाम्पल में क्लोरोफॉर्म एसीटोन। ठीक है, वहां भी क्लोरोफॉर्म था, ये बात याद रखिएगा। यहां भी क्लोरोफॉर्म वाटर था, तो एग्जाम्पल में डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद ही रखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म मिथाइल एसीटेट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जैसे आपको एग्जाम्पल में और दे देता हूँ, H2O HCl है ना, और एग्जाम्पल उठा लेते हैं इसके बेटा, H2O एंड HNO3। चौथा एग्जाम्पल था ये। 5वां उठा लेते हैं इसमें, एसिटिक एसिड प्लस पिरिडीन। 6th उठा लेते हैं, फिनॉल प्लस एनिलीन बेटा। देखो इसमें थोड़ा सा आप याद रख सकते हो कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन में देखो बेटा, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म मिथाइल एसीटेट, H2O HCl है ना, वाटर HCl, वाटर HNO3। तो वाटर अगर एसिड के साथ है तो वो नेगेटिव डेविएशन दे रहा है। एसिटिक एसिड एक एसिड है, पिरिडीन एक बेस है, तो एसिड और बेस वाली जो भी हैं सिस्टम वो आपकी नेगेटिव डेविएशन है। जैसे फिनॉल थोड़ा सा एसिडिक है, एनिलीन थोड़ा सा बेसिक है। 12th क्लास में आगे आप चलोगे तो आपको थोड़ी सी ज्यादा बातें समझ में आएंगी। फिलहाल के लिए तो आपको ये इसी तरीके से याद रखनी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। एक बार शुरू से बता देता हूं आपको। राउल्स लॉ का ग्राफ, आइडियल सॉल्यूशन वाला ग्राफ ऐसा बनेगा। अब फिर हमने फेज डायग्राम में प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम किया, देन हमने टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम किया, देन डिस्टिलेशन में 2-3 पॉइंट्स पढ़े, कंडेंसेट, डिस्टिलेट, रेजिड्यू क्या होते हैं और प्रोसेस क्या होता है, देन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स, देन नॉन आइडियल के अंदर ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन का और ग्राफ नेगेटिव डेविएशन का पढ़ा।
आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं ये पीडीएफ सेट करके आप लोग को भेजता हूँ। आज के लिए इतना ही। ये क्लास अगर आपको दोबारा देखनी पड़ जाए तो देख लेना, मैं ग्रुप पे आप लोग के डाल दूंगा। राइट, फंडे क्लियर हो गए? Yes, Okay, sir. sir. Yes, sir.